जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज का जो हमारी क्लास है वो हमारे जीएस की क्लास स्पेशली होने वाली है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम्स अपकमिंग्स है हमारा, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जीएस की क्लास को शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए एक सीरीज़ चालू होगी हमारी। और आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा, 2 से 3 शिफ्टें हुई थी। उन सभी शिफ्टों में जीएस का जो पोर्शन पूछा गया था और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग फुल सोल्यूशन के साथ में, और साथ में क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पर। और जिससे कि हमें एक अंदाज़ा हो सके कि यानी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, ताकि हम अपनी तैयारी को 2 कदम आगे से कर सकें। तो ये हमारा ओवरव्यू होने वाला है अपने इस क्लास का। तो बारी बारी से देखेंगे क्वेश्चनों को हम लोग, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर आपको हर क्लास की एसटीस पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। इस पीडीएफ का लिंक जो है ना, या फिर आपको टेलीग्राम का लिंक चैनल के जो वीडियो हमारे है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भी 2 तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। तो आज के हम फाइनली अपने क्वेश्चनों की ओर, और उससे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो हमारे प्रश्न हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि पेट एग्ज़ाम द्वारा कलेक्ट कराए गए थे। और ये हमारा ए सीरीज़ श्रेणी है, यहाँ पर लिखा है आपका ए सीरीज़ श्रेणी है। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखे गए हैं यहाँ से, तो वो सब बताया गया ओवरऑल व्यू। और ये हमारे ए सीरीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। ये पूरी जो है ना हमारे पीडीएफ है ना, 17 पेजों की पीडीएफ है टोटली। और ये सारी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ पर आप और भी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से देखेंगे, और साथ में क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते हुए हम लोग चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन आ गया हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा आ गया है इतिहास से, कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, और देखेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुसार सही क्रम होगा। यानी जिसने ये जो बाहरी शासक थे, या फिर बाहरी शासक थे जिन्होंने भारत पर राज किया है, उनका सही क्रम क्या था। यानी किसने किस किस समय पर शासन किया, उनके आधार पर उनका क्रम निर्धारित करना है। जिसने पहले किया उसका पहले, और जिसने बाद में किया फिर उसको बाद में। सबसे पहले हम लोग शेरशाह सूरी की बात कर लें, तो ये कब रहा, इसका शासनकाल कितना था, और अकबर का कितना था, और इल्तुतमिश का कितना था। तो एक बात याद होनी चाहिए हमें कि एक बात याद होना चाहिए हमें कि इल्तुतमिश इल्तुतमिश कब हमारा गद्दी पर बैठा था। तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था वो 1231 से 1236 में तक बैठा था। फिर इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी बेटी रजिया सुल्तान सुल्तान बनी थी। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो हमारा था 1211 से लेकर के 1211 से लेकर के, और कहाँ तक था हमारा, 36 तक था। 36 तक था, इतना ही तो था हमारा, क्योंकि इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी पुत्री जो रजिया सुल्तान थी ना, उसने सारा कंट्रोल ले लिया था, और वो पहली मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पर बैठी या सुल्तान बनी। अगर हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का समय क्या था, तो अलाउद्दीन जो खिलजी का समय था वो इसके बाद का था 1296 से 1316। तो इनका जो शासनकाल था वो था 1296 से लेकर के और 1316 तक। तो 1316 तक था। तो इस आधार पर देखें तो अभी सबसे पहले हमारा जो है ना फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा। और अकबर का शासनकाल देख लेते तो इनका शासनकाल था वही 1500 के आसपास। कितना था, 1556 से 1605। तो इनका शासनकाल था 1556 से, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, 1556 से और 1605 तक था इनका शासनकाल। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें किसकी, शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का शासनकाल था 1540 से। इनका स्टार्ट था 1540
40 से। और कब तक था? 45 तक। 40 से 45 तक है, ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रह पाए। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले किसने शासन किया था? सबसे पहले शासन किया था हमारा यहाँ पर कि इल्तुतमिश का देखते हैं हम लोग शासनकाल 1206 यानी 1211 से 1236 तक दिया है। तो इसके आधार पर सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा हमारा? फोर्थ वाला ऑप्शन से आएगा। उसके बाद में 1296 से 1316 तक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। फिर किसकी बारी आ जाएगी? अब यहाँ पर अगर हम लोग अकबर की बात करें तो 1556 से एक्टिव हुआ था ये, और जो शेरशाह सूरी था वह 1540 से। तो 3 नंबर पे आ जाएगा हमारा ये वाला विकल्प, और लास्ट नंबर पर जाएगा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो इस आधार पर अपने अगर विकल्प देखें हम लोग तो सबसे पहले फोर्थ नंबर आना चाहिए, फिर थर्ड नंबर आना चाहिए, फिर फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर, और फिर आना चाहिए था हमारा फर्स्ट नंबर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे किस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले फोर्थ नंबर वाला आएगा, तो फोर्थ नंबर वाला हमारा किस किस में दिया गया है? सबसे पहले बात सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है और डी गलत हो जाता है। इस प्रकार से बच जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बच जाता है। अब हम लोग देखें 4 4 दिया गया है, 4 के बाद में क्या दिया गया था? थर्ड, क्योंकि दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर एक भी हमारा रॉन्ग हो जाता है और बच जाता है ऑप्शन नंबर हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और ज़बरदस्त आंसर हो जाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं अपने अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया हमारा, वो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालिक थे? यानी ऐसा कौन सा संत था जो जब शिवाजी राज्य करते थे या शिवाजी के राज्य में थे, या उनके काल के लगभग आसपास थे। तो कौन थे वो, उनका पता लगाना है हमें। तो जो है ना संत शिवाजी के समकालीन थे। अगर हम लोग बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी का जो शासनकाल था वो था 1674 से 1680। शिवाजी का जो शासनकाल था वो 1674 से 80 तक था हमारा। तो इनके समकाली कौन थे? वो थे संत तुकाराम। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा राइट हो जाता है। नामदेव सी भी नहीं था, ना तो बी था, ना तो डी था। अगर हम लोग यहाँ पर शंकराचार्य जी का नाम सुने तो इन्होंने दिया था अद्वैतवाद का सिद्धांत। याद होगा आपको, जो हमारे सिद्धांत है ना या दर्शन है जिनको हम लोग कह सकते हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने हमको अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, याद रखना है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लाइव था, या लॉर्ड लिटन था, या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, या फिर लॉर्ड रिपन था? तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, वो बना था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। और आपको वो सारे ऑप्शन बताए जा रहे हैं जो कि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। हम आपको इस क्लास की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से पूरी फुल पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि चरक संहिता संबंधित है। तो हमको याद होना चाहिए कि जो है ना चरक एक महर्षि हुए थे और जो चिकित्सा से संबंधित थे। तो उनका राजनीति से तो आ जा नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। वास्तुकला से या वास्तुकला से ये भी नहीं आ जाएगा। गणित से थे आर्यभट्ट हमारे विद्वान जो थे। तो चरक संहिता संबंधित है हमारी चिकित्सा से। उसमें चिकित्सा संबंधी विभिन्न विभिन्न यानी बहुत सारी पद्धतियाँ दी गई हैं, यानी चिकित्सा के बारे पर ही पुस्तक लिखी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आ जाते हैं अब। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, हमें बताना है उस जोड़े का नाम। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि 261 ईस्वी में क्या कलिंग का युद्ध हुआ था? हाँ जी हुआ था, हमारा कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हमारे बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं कि कलिंग युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो सबसे पहली बात यानी मौर्य साम्राज्य व कलिंग के राजा के मध्य हुआ था। मौर्य साम्राज्य में थे हमारे अशोक, अशोक तो थे ही ना, तो अशोक के बीच में। और जो यहाँ पर कलिंग का राजा था वो था पद्मनाभन।
उनके मध्य में हुआ था। पद्मनाभन नाम का था राजा, तो उनके मध्य लड़ा गया था। और कहा जाता है कि ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसमें जो है ना सैकड़ों लाखों लोगों के प्राणों की बलि चढ़ गई। तो उससे जो है ना अशोक का हृदय बहुत ही क्रुद्ध हुआ, बहुत ही जो है ना दुखी हुआ, जिसके बाद से उसने जो है ना कभी भी भविष्य में युद्ध ना करने की शपथ ली। और जो है ना जनता के लिए जो है ना उसने सेवाएं शुरू कर दी और बहुत सारे कार्य किए। उसके बाद में हम लोग सेकेंड ऑप्शन की बात कर लें कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो क्या 78 AD में शुरुआत होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करें कि मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी, तो मुस्लिम युग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 622, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन से हमारा मिल जाता है और बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, वो 1709 में नहीं हुई थी, वो हुई थी हमारी मृत्यु 1707 में। तो 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। यही ऑप्शन हमारा गलत था और यही बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ गया है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने और इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा, यानी सभी लोगों को पता होगा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से। तो यहाँ पर WC बनर्जी ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए बच जाता है यही होगा हमारे अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शंस। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नेहरूजी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल शानदार दिया गया है। यहाँ से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को और उत्तर देने का प्रयास करेंगे अपने आप से। तो क्वेश्चन बोला है कि 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो हमको पता है कि 1915 से 1916 के बीच में दो होम रूल लीग था ना, वो शुरू की गई थी। एक का नेतृत्व कौन कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। तो हमको पता होना चाहिए कि दो देश में 1915 से 1916 में दो होम रूल चलने लगे थे। एक तो आयरिश लेडी थी, कौन थी? एनी बेसेंट थी। और दूसरे थे हमारे भारतीय लोकमान्य तिलक जी। तो इन्होंने जो है ना होम रूल लीग या जो हमारी होम रूल लीग थी ना उसकी स्थापना की या उसकी शुरुआत की थी और उसे लीड कर रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। लाला लाजपत राय भी नहीं थे और विपिन चंद्र पाल भी नहीं थे, अरविंदो घोष भी नहीं थे। और ये लाल बाल पाल, हम लोगों को पता है कि जो हमारा 1907 में क्या हुआ था, अ, सभी यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। और 1915 में हुआ था कि हमारी मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल तीनों एक हो गए थे सब। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें अपने, तो देखेंगे आगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और ये भी एक सही मिलान है। तो इस भी सही मिलान को हम लोग करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्या बोल रहा है यहाँ पर? हमारे समाज दिए गए हैं एक साइड में और यहाँ पर उनके संस्थापक दिए गए या कुछ दिए गए। अब हमको मेल करना है और उसका सही उत्तर बताना है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1928 में की थी। 1928 में स्थापना की थी ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें जो दिया गया है रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है उसका भी पता होना चाहिए हमें। तो जो रामकृष्ण मिशन था वो स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद जी ने शुरू किया था रामकृष्ण मिशन। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1897 में। यहाँ पर लिख लेना है 1897 में स्थापना की गई थी या इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में अगर हम लोग बोले आर्य समाज, तो आर्य समाज भी हमारा जो था ना हिंदू सुधार से संबंधित था। तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। तो यहाँ हमें याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। और कब की थी? 1875। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
उसके बाद में एक और बच जाता है हमारा सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी या किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी या ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 1973 में की थी। 1973 में की थी। तो हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में सारे क्वेश्चनों के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका भी पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं, और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं ताकि जो है ना हमारा कुछ भी मिस भी ना हो। क्वेश्चन हम लोग बड़े ही थोड़े करें, लेकिन जो है ना एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से मिला लेते हैं ऑप्शंस। तो देख लेते हैं यहाँ से फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, और ए का कौन सा हो जाएगा, बी का कौन सा हो जाएगा, सी का कौन सा हो जाएगा और डी का कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर एक बार मैच कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ए का 3 वाला, ए का 3 यहाँ से लिख लेते हैं हम, ए का है 3 और बी का है 1। 3 1 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 3 1 3 1 दो ऑप्शन में दिए गए हैं यहाँ से, और 3 1 3 1 2 ये हमारे सी और बी वाला और सी वाला ऑप्शन से। लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग किससे संबंधित है, तो 5 से संबंधित है, 4 से। तो अभी हमने देखा था वो सबसे लास्ट वाला था, यानी हमारे यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा? 3 1 2 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शंस या राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और ये एक लगभग बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया हमें, कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरल सरल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अब ये नारा तो बिल्कुल रटा होता है बच्चों को। तो क्या सरदार पटेल जी का है? नहीं जी है। क्या हमारा जवाहरलाल नेहरू का? नहीं है। क्या सुभाष चंद्र बोस का? नहीं है। महात्मा गांधी का? हाँ जी, ये बिल्कुल महात्मा गांधी का जी का नारा है। और महात्मा गांधी जी ने एक और नारा दिया था, वो कौन सा नारा था वो भी हम लोग याद कर लेंगे, यहाँ से देख लेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा था ना, भारत छोड़ो, वो भी नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और सुभाष चंद्र जी का जो नारा था, एक था हमारा जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और दूसरा कौन सा नारा था जो बहुत ही फेमस था, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो भी नारा हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सरदार पटेल जी का, तो सरदार पटेल जी का जो है ना एक कथन जो है ना बहुत ही चर्चित है। वे कहते थे कि आपकी अच्छाई आपके मार्ग की सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए अपनी आँखों को क्रोध से लाल होने दीजिए, और जो है ना जो हमारा अन्याय अन्याय का सामना मजबूत तरीके से करिए या मजबूत हाथों से करिए। ये जो हमारा एक उक्ति है या कथन है कह सकते हैं सरदार पटेल जी का, कि हमें अच्छे बनकर ही नहीं रहना है, हमारी आंखों में क्रोध झलकना चाहिए, और जो है ना हम जिससे जो है ना अन्याय के साथ में मजबूत हाथों से हम लोग लड़ सके। ये कहना था सरदार पटेल जी का। आगे और क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? यानी सुभाष चंद्र बोस जी को कि अपने पद से आप इस्तीफा दे दीजिए, इसने ये सुझाव किसने दिया था? तो हमें पता लगाना है, यहाँ पर बताना है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी नहीं होगा। पट्टाभी सीतारमैया, वो भी नहीं होंगे। और राजेंद्र प्रसाद होंगे या फिर जेबी कृपलानी होंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा क्यों दिया था, तो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939 का, ये तो हमें पता है कि हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था कि जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने अध्यक्ष पद से, क्योंकि हुए थे चुनाव, और उस चुनाव में जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी के सामने थे गांधी जी। गांधी जी हम लोग कह सकते हैं। और गांधी जी के सपोर्टर थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। अब गांधी जी देश में प्रचार कर रहे थे कि जो है ना हमारा जो है ना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया है, अगर इनकी हार होती है तो मान लो कि हमारी हार होती है। फिर चुनाव हुए और चुनाव का नतीजा आया, और चुनाव का नतीजा आने के बाद में हुआ ये कि जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष चंद्र बोस जी उस चुनाव में जीत गए। अब जब सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और जो सत्ता में जितने भी नेता थे हमारे,
वो तो गांधी जी के कंट्रोल में थे, तो क्या किया गांधी जी के, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनके दबाव में, या फिर कोई भी जो है ना पार्टी का प्रेशर होता है उसके चलते वे सभी जो नेता थे ना अपने अपने पद से इस्तीफा देने लगे। तब उस समय हुआ क्या, जब इस्तीफा देने लगे तो सब कुछ भंग हो जाएगा देश में जो चल रहा था हमारा। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है ना सुझाव दिया, किनको, राजेंद्र प्रसाद जी ने सुझाव दिया सुभाष चंद्र बोस जी को कि आप अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए, ताकि जो है ना हमारी जो क्रियाएं हैं ना सुचारू रूप से चल सके। और यही हमसे पूछा था कि इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था, तो दिया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। और कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ जाता है कि बताइए कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो वो था 1939 का, और त्रिपुरी संकट है इसे नाम से जाना जाता है। तो आज के हमारे जो है ना 10 प्रश्न हो गए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए जो है ना हम अपने अगले क्वेश्चनों को अपने अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो बनेंगी, छोटी-छोटी बन जाएँगी वीडियो हमारी, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे करा दिए जाएँगे। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, कैसे लग रहे हैं प्रश्न? और ये जो हमारा टॉपिक्स है ना कि पोस्टमार्टम, एक इसमें सारे विकल्पों का हम लोग पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फीलिंग्स संडीला, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो डेली क्लासेस होती हैं बेसिस पर उनकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, या फिर सीधा टेलीग्राम से आप ये सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।